मोदी सरकार का 1 साल। अच्छे दिन आए क्या? बिहार और पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज नीलसन ने जानी है लोगों की राय। 1 साल में कितनी बदली है बिहार और पश्चिम बंगाल में जिंदगी? 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच किया गया ओपिनियन पोल। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 16 सीटों और पश्चिम बंगाल की 42 में 16 सीटों पर वोटरों की राय ली गई। बिहार में सर्वे में 2465 वोटर और पश्चिम बंगाल में 2501 वोटर शामिल हुए। ये सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार में इसी साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। बड़े सवाल जो ओपिनियन पोल में बिहार के वोटरों से पूछे गए, क्या मोदी सरकार के 1 साल में बिहार का विकास हुआ? बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? मोदी और नीतीश में बिहार में ज्यादा लोकप्रिय कौन है? पश्चिम बंगाल के वोटरों से हमने पूछा, क्या मोदी राज में पश्चिम बंगाल में विकास हुआ? ममता बनर्जी का कामकाज कैसा रहा? मोदी और ममता में पश्चिम बंगाल में ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? हर सवाल का जवाब देश का मूड में आज देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल। जी हां, बिहार और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल आज दिखाएंगे आपको। उससे पहले देश का मूड क्या है उसकी भी एक बानगी देखेंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल पूरा सर्वे हमने किया है। बिहार में भी, बंगाल में भी, देश में भी कई सवाल पूछे हैं, कई जगहों से सवाल पूछे हैं और दिल्ली का त्वरित सर्वे भी है। आज हमारे साथ न्यूज रूम में विश्लेषक, विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद। रशीद किदवई हमारे साथ हैं, जयंत घोषाल हमारे साथ हैं, शेष नारायण सिंह जी रहेंगे, डॉक्टर मनीष कुमार रहेंगे हमारे साथ, अशोक वानखेड़े जी हैं, शंकर अय्यर, अरविंद मोहन जी और हमारे सहयोगी संगीता हमारे साथ रहेंगी, संगीता तिवारी। देश का मूड क्या है? बिहार और बंगाल का ओपिनियन पोल जानने से पहले देश के मूड की एक बानगी देख लेते हैं रोमाना के पास चलकर। जी, तो देश का मूड क्या है? मोदी सरकार का पहला साल और इस साल का जनता किस तरीके से आकलन कर रही है, इसी को लेकर ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार में क्या अच्छे दिन आए? और देख रहे हैं आप, हाँ कह रहे हैं 48% लोग, 44% लोगों का कहना है नहीं, मोदी सरकार में अच्छे दिन नहीं आए, और 8% लोग ऐसे जो कह रहे हैं पता नहीं अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। किशोर, तो देश का मूड क्या कहा जाए? देश का मूड अच्छा है अरविंद जी? अभी तक तो लग ही रहा है और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री से अभी निराशा नहीं बनी। हालांकि बहुत बड़े काम उन्होंने कुछ ऐसे अपना सिग्नेचर जिस पे हो, या सरकार का कोई बहुत नया पुरानी योजनाएं हैं, और जो भी इनकी योजनाएं मेरे हिसाब से हल्की हैं, चाहे जनधन हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, तब भी अगर इतना भरोसा भी बना हुआ है तो ये अच्छी बात है। उत्साह जितना ज़्यादा इनके आने के साथ था, मुझे लगता है उस लेवल पे शायद कमी आई है, लेकिन अगर अभी भी इतना सपोर्ट बना हुआ है तो ये अपने आप में क्या ज़्यादा अहम है? 48% अभी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं और या 44% जो कह रहे हैं नहीं आए हैं। वही मैं देख रही थी किशोर कि आधे लोग, तकरीबन आधे फीसदी जो 50% है वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अगर हम दोनों जोड़ दें ना और पता नहीं, तो ये 50% से ज़्यादा है, 52% है, मार्जिनल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो चलिए, फिलहाल चूंकि 1 साल पूरा हो रहा है और पहला साल है, इसलिए 48% को अहमियत दे देते हैं और ये कह देते हैं कि 48% लोग मान रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन मोदी सरकार को इस 52% को इग्नोर नहीं करना होगा, क्योंकि अभी ये पहला साल है और पहले साल में ही अगर ये 52% है तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। देखिए, ये दर्शाता है जो मोदी और मोदी सरकार के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। लोग मोदी पर उम्मीद जताए हुए हैं, लेकिन नहीं, ये अच्छे दिन आए हैं जब ये सवाल लोगों से पूछा जाता है ना, तो वो मोदी सरकार के बारे में जवाब देते हैं या मोदी के बारे में जवाब देते हैं? देखिए, वही है इसमें, ये कड़ी जो मोदी के साथ बनी हुई है वो अब तक बनी हुई है, लेकिन मोदी सरकार के साथ जो कड़ी बनी हुई थी पहले, जो उम्मीद बनी हुई थी, वो उम्मीद घटते आ रही है। यानी आप ये मोदी सरकार के लिए जो जवाब है, ये मोदी सरकार की वजह से है, मोदी की वजह से नहीं है, शंकर का कहना।
नहीं, मोदी जिस हिसाब से ब्रांड बन के बिके थे और जिस हिसाब से लोगों ने उनका समर्थन दिया था, कहीं ना कहीं परसेप्शन में चेंज आया है लोगों के। यदि 48% पर ज्यादा चेंज नहीं आया, अभी भी 48% करें। हाँ 48, लेकिन जिस तरह से मैंडेट उनको मिला था और जो वो करने जा रहे थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो जरा भी हो जाते तो ये 48 की जगह 68 होता। लेकिन ये 48 होना कहीं ना कहीं एक उनको टीजर देता है, उनको एक वार्निंग है ये कि ये आज के ज़माने में कोई इतना पेशेंस है लोगों में कि चलिए अभी नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो 68 होते, मैं कह रहा हूँ 48 हैं, कुछ हुआ होगा तभी तो 48 हैं। लोगों का पेशेंस खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोगों ने उस मोदी को सुना था जो एक साल में बहुत बदलाव लाने की। पेशेंस खत्म हो रहा तो 48% क्यों है? 48% इसलिए है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो जो ब्रांड है, वो हमने जब उसको चुनाव जितवाया है, अभी भी लोगों की कुछ हद तक उम्मीद बनी हुई है, लेकिन जो उम्मीद पहले चुनाव के टाइम थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, ये मानना पड़ेगा इनको। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आप सहमत हैं अशोक की बात से? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हम 48% दिखा रहे हैं, इससे मोदी थोड़े निराश होंगे। क्यों? खुद का जो अपने आप को तोलने का, अपने आप की सफलता का जो पैमाना है, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखते हैं। मुझे लगता है कि 75% से नीचे वो खुश नहीं होंगे, और ये जो उसका 48% है, वो कहीं ना कहीं इसमें भी एक बड़ा श्रेय हम कह सकते हैं कि जो पुरानी सरकार की योजनाओं को उन्होंने जो मांझ मूझ के सामने रखा, उसको और उसको आगे बढ़ाया, और उसका एक श्रेय है। और दूसरा ये कि जो अब वो जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, या मेक इन इंडिया, दूसरी चीज़ें हैं, उनके नतीजे आने में 6-8 महीने और लगेंगे। हाँ, अगर 48% लोग अभी यकीन करते हैं कि मोदी जो नई योजनाएं लाएंगे उनमें वो सफल होंगे, और उस कारण नहीं, ये उम्मीद, देखिए सवाल ये नहीं है कि अच्छे दिन की उम्मीद बनी हुई है, सवाल ये है कि अच्छे दिन आ गए क्या? 48% लोग कह रहे हैं आ गए। अगर 48% लोग कह रहे हैं कि आगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी चाहेंगे कि 75% लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन आगे। उनके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कम है संख्या। देखिए, इसमें दो चीज़ें, ये जो सर्वे है दो चीज़ बता रहा है। एक ये कि पिछले एक साल में मोदी जी ने जो कहते हैं कि लोगों को लुभाने वाले, लोगों को पसंद आने वाली नीतियों का तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट किया नहीं, जैसे फ्री बिजली है, फ्री पानी है, या सुविधाओं को लेकर के अभी तक एक साल में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी नियम कानून के माध्यम से। स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं? कौन से स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो गया? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नीति आयोग को देख लीजिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है इसको लेकर के। और दूसरी बात जो आप देखिए कि जिस तरह से जो एफडीआई को लेकर के, या फिर जो पॉलिसीज को लेकर के, चाहे वो स्किल इंडिया का हो या किसी कोई भी नीति हो, ये नीति और कागज के ऊपर ही ये बदलाव हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर इसके बावजूद अगर 48% आपका ये सर्वे बता रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, इसका ये संकेत है कि हमारे जो वोटर्स हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो मैच्योर हो गए हैं। वो फालतू के प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है वो अपना मूड, अपना ओपिनियन नहीं बना रहे हैं। प्रोपेगेंडा कौन सा? कि अच्छे दिन नहीं आए, ये प्रोपेगेंडा है? जैसे किसान को लेकर के जो इस देश में जो पूरी बात हो रही है, जो एमएसपी को लेकर के बात हो रही है, या फिर जो वो लैंड कानून को लेकर की जो बातचीत हो रही है, ये बेसिकली एक मिथक है कि जिस देश के अंदर में 86% पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर हो, वहां पे एमएसपी की बात करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? वो तो नहीं, बीजेपी के घोषणा पत्र में जो चीज शामिल थी, अगर मैं ये कह रहा हूं, और आपको लगता है कि अच्छी बात हो रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को कैसे समर्थन कर सकता है इस देश के अंदर में पुअर के नाम पे, गरीबों के नाम? नहीं, वो अलग बहस का मुद्दा है, वो मुद्दा भी जरूर उठेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छे दिन नहीं आए, ये प्रोपेगेंडा है, उसको लोग झुठला रहे हैं। आ रहा है। अरे भाई, नहीं, वो लोग झुठला रहे हैं या लोग नहीं मान रहे, वो तो सही है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। मोदी जी की भाषा में मैं बात करूंगा। ये कैसे कर पाएंगे आप? अगर आप मोदी जी की भाषा में बात कर सकें। एबीपी न्यूज देश का सबसे अच्छा विश्वसनीय चैनल है कि नहीं है? है। तो इसने जब 48% कह दिया तो हो गया, 48% है, लेकिन 52% भी एक आंकड़ा है। मोदी के खिलाफ जो 52% है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें मालूम है कि तगाफुल न करोगे, लेकिन वो कह रहे हैं 52% लोग, हमें मालूम है कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो मियाँ वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 48% लोग खुश हैं, उनकी किस्मत। देखिए, मुझे लगता है कि जो परसेप्शन है और जो मोदी जी कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें भी बहुत अंतर है।
अभी एक साल में ऐसे कोई सरकार, आप एक सरकार दिखाइए हमारे देश में जो एक साल में जो मैनिफेस्टो है सब, तो अभी 4 साल तो मोदी जी को कुछ करना नहीं था। अभी जो एक साल हुआ है और उसमें लोग हताश हो गया है, ये एक एक्सट्रीम ओपिनियन है। अगर आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, अगर मोदी भक्त है तो आप कहेंगे बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे दोनों तरफ से एक एक्सट्रीम प्रेजुडिस्ड माइंडसेट देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक मॉडरेट अप्रोच लेना चाहिए कि एक साल में बहुत कुछ हुआ है, ऐसे नहीं है कुछ नहीं हुआ है। एक साल में मैंने भ्रष्टाचार भी नहीं देखा। जो सरकार 10 साल में, जो कोल स्कैम से लेके 2G, अभी हम इतना जल्दी भूल जाएंगे। अभी एक साल में आप एक भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखाइए जो इस सरकार ने किया है, ये क्या बड़ी बात नहीं है? तो मुझे लगता है लोग एकदम डिप्रेस्ड हो गया है और आज चुनाव होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है। नहीं वो नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज हैं। लेकिन जो जनता ने कहा कि ये भी देखना होगा कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है, या लोग ये नहीं मान रहे कि कुछ भी नहीं हुआ है। काफी लोग मान रहे हैं बहुत कुछ हुआ है, तभी तो 48% लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं अच्छा हम मुख्य मुद्दे पर चलते हैं ना। असली बात तो ये है अभी देखने की कि सीटें कितनी आ रही हैं। तो वो नहीं, बिहार, बंगाल, वो सब ओपिनियन पोल हमने किया हुआ है, बिहार, बंगाल, दिल्ली और फिर देश का भी। जी हाँ, ABP न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल कहता है कि देश में 48% लोग मानते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। 48% लोग मानते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। 44% को अब भी इंतजार है अच्छे दिनों का, और 8% कह रहे हैं अभी कह नहीं सकते, पता नहीं है। तो आगे अब राजनीतिक लड़ाई में ये मोदी सरकार के लिए कितना अहम हो सकता है। बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है अगले साल। इस साल बिहार में, अगले साल बंगाल में। तो पहले बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां से बहुत उम्मीद अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरी पार्टी को कि वहां परचम लहरा सकता है बीजेपी का। वो उम्मीद बंधी थी लोकसभा के नतीजों से, लेकिन उसके बाद फिर एक म्युनिसिपल जो चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, उससे तो काफी कुछ धूमिल होता दिख रहा है। लेकिन आंकड़े अब क्या कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव अगर हो तो क्या स्थिति होगी, बता रही हैं रोमाना। जी, तो जैसा कि किशोर बता रहे थे, 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में हमने बंगाल के वोटर्स का मूड जाना। लेकिन उससे पहले 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे थे, इस पर एक नजर डाल लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के खाते में 184 सीटें गई थी। कांग्रेस 42 सीटें, लेफ्ट दल वाम मोर्चा जो था 60 सीटें वाम मोर्चा के खाते में आई थी। बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी और अन्य के खाते में गई थी 8 सीटें। अब जो हमने ओपिनियन पोल किया है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। पश्चिम बंगाल के वोटर्स का हमने मन टटोला और देख रहे हैं आप ये वोट प्रतिशत, किस दल के प्रति कितना झुकाव लोगों का जो सामने निकल कर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ 36% लोगों का रुझान, कांग्रेस की तरफ 7% लोगों का रुझान, लेफ्ट के खाते में 33% वोट प्रतिशत जाएगा अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो। बीजेपी के पास 18% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 6% वोट। ये ओपिनियन पोल कह रहा है किस दल को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए। और अगर इस वोट परसेंट को हम तब्दील करें सीट्स में तो फिर विधानसभा जो 294 की विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, उसकी क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, जरा एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाएंगी 198 सीटें, मतलब जो 2011 में 184 सीटें थी उससे बढ़कर 198 सीटें। टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, 42 से 40 पर कांग्रेस से मट जाएगी। लेफ्ट दलों को बड़ा झटका, 60 से सीधे 36 पर। बीजेपी जो 2011 में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य की स्थिति करीब करीब वही 8 सीट। किशोर जी, तो ये साफ की बीजेपी जो बहुत कुछ करने की वहां कोशिश कर रही थी वो कहीं नहीं पहुंच रही है, बल्कि काफी पीछे रह रही है। बल्कि मुख्य ऑपोजिशन तो वहां अब भी लेफ्ट ही बना हुआ है। रशीद जी हाँ, देखिए देश का मूड ये भी है जहाँ के ऊपर एक अच्छी लीडर, जैसे दिल्ली के चुनाव में भी हुआ, बंगाल में वही दिखाया जो ममता बनर्जी की जो पकड़ है। क्योंकि देखिए वहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लेकिन स्टेट लीडर कोई भी नहीं है। फिर बिल्कुल नीचे के लेवल पे आते हैं कोई बीजेपी की, वहाँ के ऊपर जो हम जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास बेस, वो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से बंगाल में बिल्कुल उनका नहीं, लेकिन वो बनाने निकले थे, क्रिटिकल मास बेस बनाने निकले थे। जनता वो नवंबर की रैली में तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा और अब बस अब ये उल्टी गिनती शुरू है। नेताजी फाइल्स आएंगी, उससे कुछ फायदा होगा। देखिए, एक राज्य में आप बढ़ सकते हैं अगर आपका संगठन है। आप
एक ब्रांड इक्विटी उसको गांव-गांव तक, जैसे सीपीएम 34 इयर्स रूल किया, कैसे किया? सीपीएम, हम लोग कहते थे कि सीपीएम का कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, वोट बैंक जो है वो पार्टी के लिए है, जिसको भी आप खड़ा करे वो जीत जाता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। आज ममता के खिलाफ एक अर्बन वोट जो है उसमें नाराजगी हो सकता है, लेकिन गांव-गांव में जो पकड़ है, और जो लालू मुलायम जी जो यूपी बिहार में किए हैं, ये 3 साल में ममता ने पहली बार पश्चिम बंगाल में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, जो बंगाल के राजनीति के साथ वो कभी मैंने देखा नहीं। लेकिन इस बार जैसे 30% मुस्लिम वोट, वो मुस्लिम वोट ममता के हैं, वो ना कांग्रेस को मिल रहा है ना सीपीएम को। यह अजीब है, एक एक चुनाव आ रहा है और वो वोट बैंक ममता के पास बढ़ रहा है, और उसमें बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, और इतना छोटा छोटा आइडेंटिटी ओबीसी में, जैसे नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, ये जो सब स्ट्रैटिफिकेशन का पॉलिटिक्स मैं पश्चिम बंगाल में ममता और ये मुकुल राय करता था। आज मुकुल राय उनके साथ नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी और ये सब हम लोग कहते थे कि सीपीएम का प्रमोद दासगुप्ता, अनिल विश्वास जो करते थे, वो मुकुल उसका काउंटर। देखिए किशोर, देखिए यही सारा काम भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी किया कि तमाम सबको जोड़ के अपने साथ किया, तो ये कोई एक नेगेटिविटी नहीं है। बात ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, वो पश्चिम बंगाल में वो ध्रुवीकरण राम मंदिर के इशू, राम मंदिर मूवमेंट के समय इशू नहीं था। बात लीडरशिप की है। देखिए जहां जहां स्ट्रांग लीडरशिप होती है, केंद्र में स्ट्रांग लीडरशिप अल्टरनेटिव जो था नरेंद्र मोदी का नहीं बन पाया, दिल्ली में बना, दिल्ली में भाजपा की हार हुई, बंगाल में बन रहा है, बंगाल में भाजपा की पकड़ नहीं बन पा रही। नहीं, मेरा एक विकास नहीं चाहिए जो सच्चा मेरा एक सवाल मैं ये जो कुछ नहीं हुआ है, ये जो मुस्लिम मेरा इससे बिल्कुल अलग सवाल। ये म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, ऐसा लगा जैसे बीजेपी ने अब छोड़ दिया वहां अपना संगठन बनाना, अब वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ममता के साथ दोस्ती की कोशिश हो रही है, और वो बीजेपी की स्टेट यूनिट को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ राज्यसभा में टीएमसी की जरूरत है, और राज्यसभा में टीएमसी की इसलिए जरूरत है क्योंकि अच्छे दिन लाने के लिए बहुत सारे काम करवाने पड़ेंगे। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मतलब डिफरेंट व्यू है। क्या है जानते हैं, ये राज्यसभा में बिल पास करना या ढाका में ममता को ले जाने के बाद वो ट्रीटी साइन कराना, ये सब प्रॉक्सिमेट एंड जिसको कहते हैं, मतलब अभी इमीडिएसी है। लेकिन नहीं, उससे बीजेपी स्टेट यूनिट को नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान जो हो रहा है, नाराज है। स्टेट यूनिट रिटेन रिपोर्ट दिए हैं कि ये जो बनहामी, ये जो दोस्ती, इसके लिए नुकसान हो रहा है, और वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी नहीं है, इसको छुपाने के लिए वो बनहामी फैक्टर सेंट्रल लीडरशिप को ज्यादा दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने वहां बंगाल में उम्मीद नहीं छोड़ी है, उन्हें उम्मीद है कि जो तथाकथित जो नेताजी की क्लासिफाइड फाइल्स हैं वो सामने आएंगी तो बंगाल में पूरी क्रांति आ जाएगी। मेरा सवाल ये अरविंद जी कि उम्मीद छोड़ दी है या अभी थोड़ा पीछे छोड़ दिया, अभी ये वहां पे अभी थोड़ा अभी नहीं करते हैं क्योंकि वहां अभी टीएमसी की जरूरत है? नहीं, अब उसने अपनी ओर से कोई एफर्ट मेरे ख्याल से लोकल यूनिट ने या अमित शाह ने नहीं छोड़ा है, लेकिन इस सर्वे से एक दूसरा इंडिकेशन दिख रहा है जो मैं चाहता हूं कि 33 अगर लेफ्ट को है और 7 कांग्रेस को है और 36 ही टीएमसी को है, तो कांग्रेस लेफ्ट अलायंस अगर बने तो ये फिर सारी पॉलिटिक्स को वहाँ पलट देगा। जो अभी हम सारे जो अटकल लगा रहे थे, अगर कांग्रेस लेफ्ट अलायंस होने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ममता बनर्जी साथ नहीं आई तो ये खेल पॉसिबल है। मैं जी के साथ सहमत हूं। ब्रेक पे जाने से पहले बस लास्ट कमेंट। राहुल गांधी को वो फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं सीताराम येचुरी रेडी है अलायंस करने के लिए, लेकिन अभी भी राहुल गांधी का वो जो 5 मारी लाइन है को वो अभी भी सोचते हैं कि चुनाव के पहले अलायंस करने से कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, अभी भी वो दुविधा में है। तो ये फैसला कांग्रेस को करना पड़ेगा और बंगाल में नहीं करना पड़ेगा, शायद बिहार में भी करना पड़े, क्योंकि बिहार में स्थिति क्या है वो देखते हैं हम ब्रेक के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में है। ओपिनियन पोल आप देखिए ब्रेक के बाद।